चलिए, हम देख रहे थे रोटेशन से रिलेटेड रूल्स। हम लोगों ने की पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 7 ऐसे रूल्स को एनालाइज किया है। की पॉइंट 0 में सिंपल सी बात लिखी है कि जब रोटेशन होगा तो नए बंदे का नाम कौन रिकमेंड करेगा। ऑडिट कमिटी होगी तो वो रिकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे तो वो रिकमेंड करेंगे, एज द केस में बी। और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है कि अगर ऑडिटर के टेन्योर में कभी भी किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक आता है, मतलब ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद उसकी पोस्ट चली जाती है, वो ऑडिट के पोस्ट से बाहर चला जाता है, निकल जाता है, जो हमने पढ़ा था कैजुअल वैकेंसी में, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मेंबरशिप चली गई, बेसिक इनकैपेसिटी है, या फिर मेंबरशिप चली गई, या डिस्क्वालीफाई हो गया बंदा, या फिर डेथ है, रेजिग्नेशन है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, रिमूवल है, किसी भी रीजन से अगर ऑडिटर की पोस्ट चली जाती है, ऑडिटर के टर्म में ब्रेक आ जाता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो पूरी जो टर्म थी 5 एजीएम की वो खत्म हो गई। मतलब एग्जाम्पल, 5 एजीएम के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया था, 3 एजीएम हो चुके हैं, और उसके बाद ब्रेक आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। इट कैन बी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी डिस्क्वालिफिकेशन, इट कैन बी रेजिग्नेशन, इट कैन बी डेथ, इट कैन बी रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स, हम पढ़ने वाले हैं, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, या किसी भी रीजन से, कैजुअल वैकेंसी वाले रीजंस हो या कोई और रीजन हो, अगर ऑडिटर की पोस्ट चली जाती है तो ऐसे केस में 3 साल बाद अगर ऑडिटर की पोस्ट चली जाती है, ऑडिटर के टर्म में ब्रेक आता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो पूरा टेन्योर है 5 एजीएम का वो खत्म हो गया। मतलब 3 साल के बाद गए तो वापस आके 2 साल कर लूं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर एक बार बता रहा हूं, की पॉइंट 0 में सिंपल बात लिखी है कि अगर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी किसी भी रीजन के वजह से ब्रेक इन द टर्म आता है, मतलब ऑडिटर अपने पोजीशन को, अपने पोस्ट को गवा बैठता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ऐसा मान लेंगे कि वो जो टर्म थी 5 एजीएम की वो खत्म हो गई, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। भले ही 3 ही एजीएम हुए हैं, भले ही 2 एजीएम हुआ है, भले ही 1 ही एजीएम हुआ है, ऐसा मान लेंगे और फिर सोचेंगे रोटेशन लग रहा है क्या, और अगर लग रहा है तो फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे इंडिविजुअल चार्ट अकाउंटेंट है,
3 एजीएम हो गए थे, फिर ब्रेक आ गया किसी भी रीजन से, तो 1 टर्म ऑफ 5 एजीएम हो चुकी है, ऐसा मान लिया जाएगा, और उसकी 1 टर्म हो गई तो उसको इमीडिएटली रोटेशन लग जाएगा, उसको रोटेट किया जाएगा, एंड कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विल गेट एप्लीकेबल। अगर मैं सीए फर्म की बात करता हूं, उनके पास 2 टर्म्स होते हैं 5 एजीएम्स के। अगर पहला टर्म खत्म हुआ है तो दूसरे टर्म के लिए वो जा सकते हैं, दूसरा टर्म खत्म हो गया है तो फिर उनको भी रोटेट कर दिया जाएगा और 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। तो वापस एंड में ब्रेक आया, पोजीशन गई, मतलब वो टर्म खत्म, आप पलटकर आके बची हुई एजीएम्स नहीं कर सकते, और रोटेशन के लिए चेक किया जाएगा, लग रहा है तो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ऐसा जानबूझ के उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ताकि लोग टुकड़ों टुकड़ों में अपना काम ना करें, इसलिए क्लैरिफाई कर दिया भैया। टर्म में ब्रेक आया, पोजीशन गई, मतलब टर्म खत्म। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। कोई भी डाउट होगा आप auditguru.in डिस्कशन पॉइंट एरिया में डाल सकते हैं। अब मजे की बात शुरू करते हैं। देखिए, लोगों के बने बनाए क्लाइंट्स थे, 50 लाख 1 करोड़ और ज्यादा की ऑडिट फीस उनसे आती थी। दादाजी भी वही ऑडिट करते थे, पापा भी वही ऑडिट करते, पोता भी वही ऑडिट करता है, बेटा भी वही कर रहा है, दादाजी भी, बेटा, दादाजी भी, पापा भी, बेटा भी, सब एक ही ऑडिट कर रहे हैं। पूछते नहीं ऑडिट था, बहुत जगह होता है इंडिया में। अब काफी पैसे मिल रहे थे, सपोज 2 करोड़ मिल रहे थे, और अगर आप रोटेशन लगा दोगे तो ये फर्म के हाथ से असाइनमेंट चला जाएगा। असाइनमेंट चला जाएगा तो 2 करोड़ की फीस चली जाएगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरी कोशिश करेंगे रोटेशन को अवॉइड करने के लिए, कुछ ऐसा करे कि रोटेशन से बच जाए और खुद की कमाई खुद के पास ही रहे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। इंदौर में एक बंदा है, रमेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 करोड़ रुपए की कमाई होती है एक क्लाइंट से। अब लॉ के हिसाब से रमेश को रोटेशन लग जाएगा, ऑडिट उसके हाथ से छूट जाएगा। तो रमेश सोच रहा है अब मैं क्या करूं, तो दिमाग लगाता है। रमेश बोलता है दिल्ली में मेरी एक फर्म है, दिल्ली की फर्म और इंदौर की जो फर्म है उसमें कुछ कॉमन पार्टनर है, तो मेरी एक कॉमन पार्टनर फर्म है। मैं इंदौर में भी पार्टनर हूं, मैं दिल्ली में भी पार्टनर हूं। एक काम करता हूं, रोटेशन इंदौर वाली फर्म को लगा, उसके फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर को लगा, मैं असाइनमेंट दिल्ली के फर्म के नाम पर ले लेता हूं, और
अल्टीमेटली पैसे मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मैं कॉमन पार्टनर फर्म्स का सहारा लेता हूं, मैं जहां पे कॉमन पार्टनर्स का सहारा लेता हूं, एक बार काम उनको मिल जाए तो पैसा मुझ तक पहुंच ही जाएगा अपने आप। तो रूल ने एक जोरदार तमाचा मारा, जोरदार तमाचा। जैसे ही किसी फर्म को रोटेशन लगता है, अगर उस फर्म के पार्टनर्स किसी दूसरे फर्म में भी पार्टनर्स है, मतलब कॉमन पार्टनर्स है, तो जितनी भी कॉमन पार्टनर फर्म्स रहेगी वो सभी सीए फर्म्स को रोटेशन लग जाएगा, कूलिंग पीरियड लग जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, आप दिल्ली बेस्ड जो कॉमन पार्टनर फर्म्स है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे रोटेशन से बचने के लिए। देखिए, ये एक फर्म है, दिल्ली की एबीसीडीएन फर्म है, दो कॉमन पार्टनर है ए और बी। वे कॉमन पार्टनर का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उनको भी रोटेशन लग जाएगा, वो भी 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड में चले जाएंगे। बेचारा रमेश दुखी हो गया, अरे यार, मैंने सोचा था कॉमन पार्टनर फर्म के पास ये असाइनमेंट ले लूंगा और अल्टीमेटली पैसे मुझे ही मिलेंगे। फ्लॉप हो गया। रूल ने कॉमन पार्टनर जो फर्म्स है उनके ऊपर भी कूलिंग लगा दिया। देखो, कहानी समझना जरूरी है, तभी आगे की बातें समझेगी। लेकिन इसमें एक खास बात है, अगर कॉमन पार्टनर फर्म एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर सिचुएशन है, इफ कॉमन पार्टनर सिचुएशन इज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, देन दैट इज नॉट अलाउड। मतलब कॉमन पार्टनर सिचुएशन आपको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है। जब हम अगर दिल्ली के फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं एज ऑडिटर और अपॉइंटमेंट के वक्त अगर कॉमन पार्टनर सिचुएशन है, तो ये कॉमन पार्टनर एलिजिबल नहीं रहेगा, उसको भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा। वी हैव टू सी कॉमन पार्टनर सिचुएशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है तो उनको रोटेशन लगेगा, वो इन एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर कॉमन पार्टनर सिचुएशन अपॉइंटमेंट के बाद अराइज होती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब दिल्ली के फर्म को अपॉइंट कर लो और उसके बाद उसको ज्वाइन करो और कॉमन पार्टनर सिचुएशन लाओ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स फ्रीज गाइस। रमेश ने बोला, मैं दिमाग लगाता हूं, दिल्ली में मेरी कॉमन पार्टनर फर्म है, उसके नाम पे असाइनमेंट लेके पैसे अपने पास आ जाएंगे। तो रूल ने बोला है जिस फर्म को रोटेशन लगा उसके पार्टनर जहां और भी पार्टनर है जो कॉमन पार्टनर सिचुएशन है, वो सभी फर्म्स को रोटेशन लग जाएगा, वो इन एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये कॉमन पार्टनर सिचुएशन हमको देखनी है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर अपॉइंटमेंट करने के बारे में सोचे तो तब देखना है। उसके बाद अगर कॉमन पार्टनर फर्म आती है, देन दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। रमेश बहुत परेशान हो गया, अरे यार, दिल्ली में मेरी कॉमन पार्टनर फर्म थी, उसका मैं फायदा नहीं उठा पा रहा हूं, क्या करूं क्या करूं।
क्या करूं क्या करूं? रमेश बोलता है ऐसे नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली गया मजा नहीं आया, कलकत्ता गया। बोले इंदौर की फर्म जिसको रोटेशन लग गया मनहूस हो गई है वो। एक काम करता हूं, उसको छोड़ देता हूं, उसको छोड़ देता हूं। जो पुरानी फर्म है उसको बाय बाय कर देते हैं, वहां से पार्टनरशिप बंद कर देते हैं। कोई पार्टनरशिप नहीं करूंगा फर्म के साथ। क्योंकि उसके साथ और किसी और के साथ अगर आप कॉमन पार्टनर बनते हो तो वो फर्म्स को भी रोटेशन लग जाता है और वो इन एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक काम करता हूं, जो मनुष्य फर्म है उसको छोड़ देता हूं, कैलकाटा में नई फर्म बनाता हूं या नई फर्म ज्वाइन करता हूं और उसके नाम पे मैं ऑडिट का ऑडिट का काम कर लूंगा। फिर तमाचा, जो बंदा जो बंदा ऑडिट को कर रहा था, साइन कर रहा था, ऑडिट को लीड कर रहा था, ऑडिट का काम कर रहा था, उसको साइन कर रहा था, अल्टीमेट जिम्मेदार था, ऐसा बंदा अगर फर्म को छोड़ता है और एक नई फर्म बनाता है, ज्वाइन करता है, तो रूल बोलते हैं ये जो न्यू फर्म है उसको भी रोटेशन लग जाएगा। इट विल बिकम इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। उसको भी रोटेशन लग गया, इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। जो बंदा काम कर रहा, जो बंदा इंचार्ज था, काम कर रहा था, फर्म के बिहाफ में असाइनमेंट को संभाल रहा था, साइन कर रहा था, अगर वही पार्टनर छोड़ करके नई फर्म बनाता है, नई फर्म को ज्वाइन करता है कलकत्ता में, नई फर्म को भी रोटेशन लग जाएगा और वो भी कूलिंग पीरियड के अंदर आ जाएंगे। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर दूसरा पार्टनर फर्म छोड़कर दूसरी फर्म बनाता है तो क्या उसको रोटेशन लगेगा? नहीं। सिर्फ जो साइनिंग पार्टनर है वो अगर छोड़ता है फर्म को और दूसरी फर्म ज्वाइन करता है तो उसको रोटेशन लगेगा, उसको भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा। फिर रूल ने तमाचा मार दिया। अगर आपने जो बंदा इंचार्ज था फर्म की तरफ से साइन करता था, अगर वो बंदा नई फर्म बनाएगा या नई फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसको रोटेशन लग जाएगा। और यहां पे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर ज्वाइन करता है तो वो रोटेशन में चले जाएंगे और इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो धुलाई धुलाई हो रही है। की पॉइंट जीरो में पता चला एक बार ब्रेक हुआ तो टर्म खत्म हो जाती है। सत्यानाश। दिल्ली में पता चला कॉमन पार्टनर वाली कॉमन पार्टनर वाली जितनी भी फर्म्स है, वो जितनी भी फर्म्स है, वो सारी की सारी फर्म्स को कूलिंग पीरियड लग जाएगा। कोलकाता में नई फर्म ज्वाइन की या नई फर्म बनाई, उसको भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा। देखो रमेश भाई जो है ना,
कुछ ना कुछ करके असाइनमेंट वापस अपने हाथ में लाना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। शुरुआत की उन्होंने तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कॉमन पार्टनर के वजह से रुक गए। कॉमन पार्टनर का पीछा छोड़ने के लिए नई फर्म ज्वाइन की बनाई तो वहां भी कूलिंग पीरियड लग गया। अब बोलते और क्या करूं, एक काम करता हूं, चेन्नई चेन्नई जाता हूं, वहां पे नेटवर्क फर्म है। सर नेटवर्क फर्म क्या होता है? एक सीए फर्म कितने ऑफिसेस खोल सकती है खोल खोल के? तो वो लोग क्या करते हैं, बाकी सीए फर्म्स के साथ मिलकर एसोसिएटेड हो जाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। यस, सीए फर्म्स मिलकर एक नेटवर्क बना सकते हैं, और वह नेटवर्क एक ही ब्रांड नेम के अंदर काम कर सकता है। इससे सीए फर्म्स को एक नया रिकॉग्निशन मिलेगा। अच्छा होता है जब देश के 50 शहरों में 100 शहरों में एक साथ एक ही नाम बोला जाता है तो ब्रांड नेम बड़ा बनता है, लोग उसको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। तो बोले चेन्नई में मेरी नेटवर्क फर्म है। ऑन पेपर किसी भी नेटवर्क फर्म के साथ कॉमन पार्टनर नहीं है और मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, उनके नाम पर असाइनमेंट ले लेता हूं, पैसा मेरे पास आ ही जाएगा। फिर तमाचा, अगर नेटवर्क में एक भी फर्म को कूलिंग पीरियड लग जाता है फॉर पर्टिकुलर कंपनी, तो दूसरी भी कोई फर्म उसका ऑडिट नहीं कर सकती। जैसे पीडब्ल्यूसी के नेटवर्क में लवलॉक एंड लुइस है, और फिर एक्सप्लेनेशन है डेलॉइट में, डेलॉइट के नेटवर्क में डेलॉइट हस्किन एंड सेल्स, हंसोटिया, चोक्सी, बिल्मोरिया, एम्पायर कंपनी, फ्रेजर एंड रॉस, टच रॉस, फर्ग्यूसन है। पीडब्ल्यूसी में प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, लवलॉक एंड लुइस, आरएसएम एंड कंपनी, दलाल एंड शाह है। ये नेटवर्क है पूरा। ईवा में एसआर बटली बॉय, घटालिया, देसाई, एसआरबीसी, बीएसआर एंड कंपनी, बीएसआर एंड एसोसिएट, पूरा का पूरा नेटवर्क है। तो नेटवर्क में एक फर्म को अगर रोटेशन लगा तो सभी फर्म्स कूलिंग पीरियड में चली जाएगी, कोई भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। बाकी ऑडिट कर सकते हैं जिस कंपनी के वजह से कूलिंग पीरियड लगाया है उसका ऑडिट नहीं कर सकते। देखो रिकॉल करो, बहुत सिंपल है। की पॉइंट जीरो में एकदम साफ साफ की पॉइंट जीरो से पिटाई शुरू हुई, किसी भी रीजन से ब्रेक आया, वो टर्म खत्म, लौट कर वापस ऑडिट नहीं कर सकते। लौट कर टर्म को आप टर्म को वापस यूज नहीं कर सकते। फिर दिल्ली गए, कॉमन पार्टनर का फायदा नहीं उठा सकते, उनको भी रोटेशन लग जाएगा, कूलिंग पीरियड लग जाएगा। कोलकाता में न्यू फर्म का फायदा नहीं ले सकते, उनको भी कूलिंग लग जाएगा। चेन्नई में नेटवर्क फर्म का फायदा नहीं ले सकते, पूरे नेटवर्क को कूलिंग पीरियड लग जाएगा, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। क्या करें? रमेश भाई बहुत परेशान है, बहुत पिटाई हो गई है। देखो पूरा भारत भ्रमण है, इससे याद होता है अपने आप, बेंगलुरु जाते दिमाग लगाते, बेंगलुरु जाते दिमाग लगाते। एक काम करता हूं, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, एक टर्म काम करूंगा, फिर ब्रेक ले लूंगा 1 साल का। ब्रेक लेने से क्या होगा, दोनों जो टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी। रोटेशन क्या कब लगता है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
ऑफ 5 एजीएम्स। जब दो टर्म एक के पीछे एक करते हो ऑफ 5 एजीएम्स, तब जाकर रोटेशन लगता है। रमेश भाई दिमाग लगाते हैं। एक टर्म कंप्लीट करूंगा, 1 साल की गैप लूंगा, तो उससे टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी और मैं बच जाऊंगा। फिर रूल ने तमाचा मारा। दो टर्म के बीच में अगर गैप है 1 साल का, रूल बोलते हैं कोई भी गैप को हम गैप काउंट नहीं करते जब तक वो गैप 5 साल या उसके ऊपर नहीं चले जाती। अरे भगवान, 1 साल की गैप को हम कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, 2 साल की गैप को हम कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, 3 साल को भी, 4 साल को भी, हाँ 5 साल के गैप को हम 5 साल मानेंगे। अगर 5 साल का गैप देना ही था तो कूलिंग पीरियड ही ले लेता। तो बेंगलुरु में दिमाग लगाया था गैप देकर रोटेशन के कॉन्सेप्ट को तोड़ने का। नहीं चलेगा, गैप को गैप काउंट ही नहीं करते जब तक जो वो गैप 5 साल या उसके ऊपर की नहीं हो जाती, उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी। फिर बहुत पिटाई हुई। मुंबई मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंच के दिमाग लगाया कि ये लॉ आया 2014 में, तो 2014 से 10 साल की काउंटिंग होनी चाहिए, 2024 से पहला रोटेशन लगना चाहिए। फिर एक तमाचा। लॉ ने क्या बोला, ऑल द पास्ट ईयर्स फॉर विच ऑडिटर हैज वर्कड विल बी काउंटेड। जितने भी पुराने साल है जिसके लिए ऑडिटर ने काम किया है उसकी काउंटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कॉन्जिक्यूटिव 10 साल या कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स हो रहे क्या। उसको काउंट किया जाएगा और काउंट करने के बाद उसके बेसिस पे रोटेशन लगाया जाएगा। अरे और एक बड़ा तमाचा भाई, 2014 के पहले के जितने भी साल है सबकी काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कॉन्जिक्यूटिव कितने साल खत्म हो रहे हैं और उसके हिसाब से रोटेशन को लगाएंगे। हे भगवान, मतलब अगर किसी के 6 साल हो गए किसी फर्म के तो 4 ही साल बाकी रहेंगे, 7 साल हो गए तो 3 ही साल बाकी रहेंगे, 2 साल हो गए तो 1 ही साल, 9 साल हो गए तो 1 ही बाकी रहेगा, 10 साल हो गए तो 0 बाकी रहेगा। कोई टाइम ही नहीं है और बड़ी जोरदार। लेकिन फिर इतनी पिटाई होने के बाद मुंबई में थोड़ा सा मलहम मिला, थोड़ा सा, कि 3 साल का ट्रांजिशन मिलेगा। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 3 साल का ट्रांजिशन मिलेगा। मतलब क्या, ये 3 साल अगर आपने ऑडिटर को रोटेट नहीं भी किया, उसको कूलिंग पीरियड नहीं भी लगाया तो चलेगा। तो लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, इसलिए ये सालों में कोई रोटेशन नहीं हुआ है। 14, 15, 15, 16 ये ट्रांजिशन पीरियड था। पुराने लॉ से नए लॉ पे जाने के लिए वक्त दिया गया और इस दौरान अगर आप पूरी चीजें नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसीलिए जब 16-17 खत्म हुआ तो 16-17 की जो एजीएम हुई वहां पे पहली बार रोटेशन लगा और मैक्सिमम ऑडिटर्स चेंज हुए। पहली बार रोटेशन लगा 2017 में, 17 मतलब खतरा, पहली बार लगा, एप्लीकेबल हुआ। तो 3 साल का ट्रांजिशन था लेकिन उसको इंप्लीमेंट ध्यान से करे। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी
रोटेशन 139.2 में है, फर्म ने अपने 9 साल कंप्लीट किए, तो रोटेशन अंडर 139.2 है, उसके हिसाब से 1 साल बाकी रहता है। अगर 2014 तक 9 साल के तो 1 साल बाकी रहता है, लेकिन 3 साल का ट्रांजिशन मिला 2014 से। कोई भी बंदा क्या चूज करेगा जिसमें ज्यादा समय मिले ऑडिट करने का? हायर बंदा 3 साल सिलेक्ट करेगा। मतलब 3 साल का बेनिफिट मिल गया फर्म को, 3 साल का बेनिफिट, 3 साल का उन्होंने अनाउंस किया था ट्रांजिशन पीरियड, बराबर 3 साल का बेनिफिट मिल गया। लेकिन सबको मिले जरूरी नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा बेनिफिट मिल रहा है क्या 3 साल का सबको। एक फर्म के 4 साल कंप्लीट हुए थे 2014 को, और एज पर 139.2 6 साल बाकी थे, और ट्रांजिशन पीरियड जो मिला है 3 साल का। कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति क्या सिलेक्ट करेगा? विच इज हायर 6 ईयर्स। तो 4 साल पहले किए थे, 6 साल अब टोटल 10 हुए, तो ट्रांजिशन पीरियड कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। तो आपको सिंपल है, आने के चांस कम है, सिंपल है। आपको देखना है 2014 में खड़े होके देखना था कि भाई 2002 के 2014 में खड़े होकर देखना था कि भाई साहब रोटेशन के हिसाब से कितने साल मिलेंगे और ट्रांजिशन में कितने साल मिलेंगे, और बंदा कॉमन सेंस से विचर इज हायर सिलेक्ट करेगा, उससे समझ में आएगा कि फर्म अल्टीमेटली कितने साल ऑडिट करेगी। जैसे यहां पे 9 + 3 12, यहां पे 4 + 3 सॉरी 4 + 6 10। अब इतनी पिटाई होने के बाद मुंबई से बंदा जयपुर पे गया, तो जयपुर में और पता चला कंपनी अगर चाहे तो वॉलेंटरी है, पूरी तरीके से चाहे तो पूरी तरीके से वॉलेंटरी है। इंटरनल रोटेशन लगा सकते हैं। मतलब क्या? इंटरनल रोटेशन मतलब सीए फर्म है, सीए फर्म ऑडिटर है किसी कंपनी की, सिर्फ सीए फर्म में लगेगा, सीए फर्म ऑडिटर है और वो 10 साल तक ऑडिट करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। कंपनी ये बोल सकती है कि रेगुलर बेसिस पे जो पार्टनर ऑडिट करने वाले हैं फर्म की तरफ से वो बदलने रहने चाहिए। मतलब सपोज एक फर्म है ABCDE, 5 पार्टनर्स है, तो हो सकता है कंपनी ऐसा बोले हर साल ऑडिटर वही रहे, लेकिन ऑडिट फर्म वही रहे, लेकिन ऑडिट फर्म के तरफ से जो पार्टनर साइन करता है, जो पार्टनर साइन करता है, ऑडिट करता है, वो पार्टनर बदलता रहे। पार्टनर शुड कीप ऑन चेंजिंग। तो इंटरनल रोटेशन मतलब ऑडिटर बने रहेंगे अपने समय के लिए, लेकिन अंदर के जो पार्टनर्स ऑडिट करते हैं वो चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है, और उनके हाथ में कैसे करना है इसको, कंपनी बोल सकती है हर साल पार्टनर चेंज हो, तो 16-17 में ए करेगा, 17-18 में बी करेगा, 18-19 में सी करेगा, 19-20 में डी करेगा, 20-21 में ई करेगा। एक एक साल बाद पार्टनर बदलते जा रहे हैं। अगर कंपनी चाहे तो इंटरनल रोटेशन लगा सकती है और खुद बता सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी में इंटरनली पार्टनर्स बदलने चाहिए। हर साल बदलने चाहिए कि हर 2 साल में बदलने चाहिए कि हर 3 साल में बदलने चाहिए, एंड सो ऑन। बहुत पिटाई हो गई साहब, अति में पिटाई हो गई है। फाइनली जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू गए शांति, तो वहां पता चला कि जॉइंट ऑडिट की मदद ले सकते हो रोटेशन को स्मूथ करने के लिए। कैसे? हाउ?
कैसे मत ले सकते हैं? देखिए, रोटेशन में क्या होता है, ऑडिटर चेंज हो जाता है। एकदम से चेंज जब होता है तो नए ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है पूरा काम एक साथ पूरा काम करना। कंपनी के लिए भी मुश्किल होता है नए ऑडिटर के साथ सेट होना। एकदम से लोग चेंज हो जाएंगे तो दोनों के लिए मुश्किल जाता है। इसलिए काम करो, जॉइंट ऑडिट की मदद लो। कैसे? स्मूथ रोटेशन। ये 10 साल है, 10 years। और इसके आगे और सपोज एक फर्म है ए, फर्म है ए, वो अपॉइंटेड 10 सालों के लिए। एक काम करो, जब 8 साल खत्म हो जाए तो फर्म बी को भी साथ में जॉइंट ऑडिटर बना लो। जब दो या ज्यादा ऑडिटर मिलकर कंपनी के मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेंगे, मेन ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, दोनों मिलकर, तो उसको जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। ब्रांच ऑडिट क्या होता है? उसमें ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट देता है, उसकी रिपोर्ट पढ़कर हम हमारी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ हमारे साइन के साथ। वो ब्रांच ऑडिट है। दोनों में फर्क समझो। सिर्फ एक की रिपोर्ट लेना, पढ़ लेना और फिर अपनी रिपोर्ट खुद बनाना, वो होता है ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट। और दोनों साथ में मिलकर ऑडिट करना, साथ में साइन करना, उसको बोलते जॉइंट ऑडिट। जब फर्म ए के 10 साल पूरे हो रहे थे, आखिरी 2 साल बाकी थे, तब आप फर्म बी को जॉइंट ऑडिटर रखिए, तो आखिरी 2 साल में ए भी ऑडिटर रहेगा और बी भी। इससे क्या होगा, बी की ट्रेनिंग हो जाएगी, कैसा क्लाइंट है, कैसा क्लाइंट है, कैसे समझना चीजों को, कैसे प्लान करना है, पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। और जब ए को रोटेशन लगेगा वो कूलिंग में जाएगा, तो फिर अकेले बी काम करेगी कंफर्टेबल तरीके से, क्योंकि 2 साल मिले चीजों को समझने के लिए। वैसे ही जब बी के आखिरी 2 साल होंगे, आप सी को लेके आइए। सी को लेकर आइए ताकि बी और सी आखिरी के 2 साल जॉइंट ऑडिटर रहे और फिर सी स्मूथली हैंडल करे। जब सी के आखिरी के 2 साल रहेंगे तो डी को जॉइंट ऑडिटर लाओ, ताकि आखिरी 2 साल जॉइंट ऑडिट चले और उसके बाद स्मूथ जर्नी। तो जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं रोटेशन को स्मूथ करने के लिए। समझे आपको ये? देखिए, रिकॉल करिए, की पॉइंट 0 में ब्रेक आया किसी भी रीजन के वजह से, अगर ऑडिटर की पोस्ट गई, ऑडिटर का ऑफिस गया, तो वो टेन्योर खत्म ऐसा मान लेने का, वापस आके बचा हुआ 1 साल 2 साल करता, ऐसा नहीं होता। दिल्ली में जो भी फर्म्स के साथ कॉमन पार्टनर सिचुएशन थी सब गई, लेकिन इसको देखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। कोलकाता में नई फर्म्स ज्वाइन की, बनाई, वो भी गए। चेन्नई में नेटवर्क फर्म बनाए, वो भी गए। बैंगलोर में गैप लेने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। मुंबई में नया लॉ है बोलने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। पूरे साल काउंट करेंगे, थोड़ा सा मरहम मिला 3 साल का। जयपुर में
अगर कंपनी चाहे तो खुद वॉलेंटरीली इंटरनल रोटेशन लगा सकती है। मतलब ऑडिट फर्म वही रहेगी, लेकिन अंदर पार्टनर्स बदलते जाएंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद नया बंदा। ऐसा जम्मू में जॉइंट ऑडिट की मदद ली ताकि रोटेशन स्मूथली हो, ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर स्मूथली हो। एक रामबाण उपाय है रोटेशन में, रिलेटिव रिलेटिव के नाम पे ऑडिट को जाने दो। ऑन पेपर्स रिलेटिव के साथ कोई रिलेशन मत रखो, उसके नाम पर जाने दो। एब्सोल्युटली फाइन। रिलेटिव को कवर नहीं किया है, मतलब लॉ ने खुद ने एक बहुत जबरदस्त लूपहोल बनाकर रखा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा, फिर बच्चों को यह डाउट रहता है, फर्स्ट ऑडिटर को फिर से अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि उसका 1 साल हो गया। अगर एक इंडिविजुअल चार्ट अकाउंटेंट है, उसका 1 साल हो गया, उसको फिर से 5 एजीएम के लिए अपॉइंट कर सकते क्या? 6 हो जाएंगे कंटिन्यूस। सुनो, 1 साल के जो टेन्योर होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर, वो काउंट नहीं होते, दे आर नॉट काउंटेड। काउंटिंग सिर्फ किसकी होती है? टर्म ऑफ 5 एजीएम। जो 5 एजीएम वाले अपॉइंटमेंट्स है, 5 एजीएम वाले टर्म्स है, उसकी काउंटिंग होती है, उसके बाद रोटेशन लगता है। एक एक साल वाले जो टेन्योर है, उसकी काउंटिंग ही नहीं होती रोटेशन में। वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी में भी 1 साल का अपॉइंटमेंट है, वो काउंटिंग ही नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट कंपनी को रोटेशन लगता ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कोई भी डाउट होंगे आप साइट पे डालिए, मैं पूरे क्लियर करूंगा। जो लाइव लेक्चर वाले हैं, जो उनको प्लेटफॉर्म दिया है, उस पे डालिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपके रोटेशन के पूरे। हमने सीखा ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है तो निकाला भी जा सकता है, सेक्शन 140। उसके भी सेक्शन 140 उसमें पहला है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर निकाल सकते हैं ऑडिटर को? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह आखिरी चीज है इस वीडियो में। उसको 2 हिस्सों में बांटा है, रिमूवल बिफोर एजीएम एंड आफ्टर एजीएम, एट एजीएम। बिफोर एजीएम मतलब ऑडिटर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट बनाकर लोगों के सामने पेश नहीं की है, इससे पहले कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे, उसके पहले ही उसको निकाल देना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट, और वो एजीएम तक ना पहुंचे ऐसा सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं रिमूवल बिफोर एजीएम। और रिपोर्ट देने के बाद एजीएम में ही उसको बोलते हैं बस बहुत हो गया साहब, अब आपकी सेवाएं और नहीं लेंगे, बाय बाय। उसको बोलते हैं रिमूवल एट एजीएम। अब ये रिमूवल बिफोर एजीएम बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। अगर ऑडिटर को रिमूव करना है, समझने के लिए आसान, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट करना। स्टेप नंबर 1, पहले ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। उसको मौका देंगे, बोल तेरे को क्यों नहीं निकालना चाहिए, वाई यू शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। उसकी बात सुनने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे
कि हम ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं, फिर 30 दिनों के अंदर फॉर्म एडीटी 2 बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करो, उसके बाद 30 दिनों के अंदर फॉर्म एडीटी 2 में डिटेल्स भर के सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट को। उनके अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर, विद इन 60 डेज। पहले अपॉर्चुनिटी दो, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 30 दिन के अंदर बता दो उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा करके निकालना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी सारी चीजें लगा दी है, इसको करना बहुत मुश्किल होता है। जानबूझ के ऐसा किया है ताकि ऑडिटर को कोई भी ऐरा गैरा ना निकाल सके, उसको धमकी देके रिपोर्ट में एडजस्टमेंट ना करवा सके। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही मुश्किल 4 स्टेप्स लगाई गई है। समझने के लिए आसान, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल। इतना काफी है इस वीडियो में।